Hello students, welcome to my channel Knowledge World. So now we discuss about standard 9th history first lesson rise of British rule in India. भारत में कैसे ब्रिटिश का रूल आगे बढ़ा और कैसे स्प्रेड हुआ था उसके बारे में ये लेसन में डिस्कस करेंगे. तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे ये बोलना चाहूँगा जो कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ and subscribe my channel and press the bell icon for the new videos notifications. Okay, so let's start the lesson. Rise of British rule in India, standard 9th. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the world due to the economic, cultural and the religious inheritance. भारत जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले से एंशियंट सिंस द एंशियंट पीरियड्स मतलब बहुत पुराने समय से फेमस है. किन चीज़ों के लिए? बहुत सारे कल्चर के लिए और इकोनॉमिक लेवल भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है. कल्चरल रिलीजियस इनहेरिटेंस मतलब बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग और बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हुआ या फिर हर चीज़ में भारत पहले से ही बहुत डेवलपमेंट है. रॉ मटेरियल्स जितने भी भारत में उसके लिए भी बहुत भारत फेमस है. स्पाइसेस के लिए फेमस है ऐसा. सो ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द कल्चरल इनहेरिटेंस द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल हेरिटेंस जो भारत का जितना स्ट्रॉन्ग था इसीलिए बाहर के नेशंस के लोग हमारे भारत को ट्रेड करने के लिए पहले से ही आए हुए थे. ओके पहले से बहुत मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हुए, डच हुए, पर्शियंस हुए, ये सारे पहले से भारत में आगे बिजनेस के इंटरेस्ट में ही आए थे. देयर वाज ए लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क, क्लॉथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू द लैंड रूट्स. तो यूरोप और भारत में जो ट्रेड रूट था वो लैंड रूट में पहले था और सी रूट में भी था. एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रूट्स वाज इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल था जो कि तुर्की में था. यहाँ से देते हुए चाहे वो सी रूट हुआ या लैंड रूट हुआ, ये जो सेंटर जगह था इसको क्रॉस करके ही उन्हें जाना था. आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD बाय द तुर्किश मुस्लिम जब कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा कर लिए उसके बाद वो सी रूट बंद हो गया. किसके लिए? यूरोपियंस के लिए. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट. सो एन एरा ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगन. तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस बाद में ये सोचे कि उनको तो ट्रेड बिजनेस भारत से करना ही, उनको बेनिफिट बहुत मिलता था स्पाइसेस से. तो उन्होंने ये सोचा कि हम भले ही कॉन्स्टेंटिनोपल का रूट तुर्कीज मुस्लिम्स ने कब्जा कर ले, हम दूसरा रूट क्रिएट करेंगे. तो वहाँ से जब उन्होंने खोज स्टार्ट की तो जोग्राफिकल डिस्कवरीज वहाँ पे स्टार्ट हुआ. तो क्या था? डिस्कवरी ऑफ सी रूट इन इंडिया. लिसन विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड द इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्तुगीज किंग प्रिंस हेनरी, some brave people began effort to discover a new sea route. Many great men tried to discover sea route to India, namely the Bartholomew Diaz, who discovered the Cape of the Good Hope. With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route in 1492, which again came to stop at an island presently known as the West Indies. तो ये सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन वो अलग अलग दिशा में पहुंच गए. जैसे वेस्ट इंडीज़ वो तो हमारा भारत का हिस्सा है नहीं. वेस्ट इंडीज़ आपको मालूम है वेस्ट साइड में वो पहुंच गए, उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडियंस. इसके हिसाब से वो वेस्ट इंडीज़ हो गया. कोलंबस ने situated in the Atlantic Ocean. Columbus, who had believed throughout of life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. तो वो सोच रहे थे कि वो भारत पहुंच गए लेकिन वो एक नया लैंड था जो कि सिंस द क्लैरिफिकेशन वाज मेड बाय द अमेरिगो वेस्पुसी
दिस न्यू लैंड बिगेन टू बी नोन एज द अमेरिका। तो वो जो नया जगह में पहुँचे वो अमेरिका वेस्पुसी एक पर्सन थे जिन्होंने वो उनको क्लैरिफिकेशन किया कि ये अमेरिका है। ओके, ये देखिए वाटर सी रूट्स भारत को। The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD। Dear students, आपको वास्को डा गामा के बारे में पता है, ये पहले आप लोअर क्लासेस में इसके बारे में बहुत सुना होगा। When he reached Calicut in the western coast of India with the help of Indian sailor, he was welcomed by the King Jamarin and allowed to carry out business there। ओके, किंग जैमोरिन जब कैलिकट में राजा थे तो उस वक्त जब वास्को डा गामा इंडियन सेलर्स मतलब क्या था, जो कि सी रूट तय करते हैं, भारतीय सेलर्स के साथ पोर्तुगीज सेलर वास्को डा गामा जब भारत यानी कैलिकट को पहुँचे तो वहाँ पे जो किंग जैमोरिन था उन्होंने उसका स्वागत किया और उन्होंने बिजनेस का प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया। थस दिस कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज द ओपन डोर फॉर द यूरोपियंस टू कम इंडिया। तो ये जो था वक्त 1498, उस वक्त यूरोपियंस के लिए भारत का जो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो द्वार था वो खुल गया। ओके, अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर। देखिए, द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट ऑफ अराइवल टू इंडिया फॉर द ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। Within a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like the Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc., inspired by the Portuguese success in trade. The Dutch from the Holland they called the Dutch, and the Danish from the Denmark arrived in India for trade। तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जब सी रूट फाउंड हो गया नया वाला जो वास्को डा गामा ने किया था, उसके बाद सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे उस रूट के बाद, क्योंकि वो बात जो है वो स्प्रेड हो गई पूरे वर्ल्ड में। तो पोर्तुगीज़ के बाद धीरे धीरे डूत और हमारे डैनिश जो है, डूत यानी हॉलैंड वाले हैं, डैनिश यानी डेनमार्क वाले हैं, ये सब आके धीरे धीरे भारत में बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, स्पाइसेस वगैरह जो भी है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरिड आउट ट्रेड विद इंडिया इन 1600 AD व्हेन द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड गेव द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरिड आउट ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत। ओके, तो सूरत में सबसे पहले जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट हुआ था। इंग्लिश भी आए थे, जब सी रूट के जरिए आए तो उस वक्त में मुग़ल साम्राज्य था भारत में, मुग़ल्स, अकबर, शाहजहां, ये सारे जहांगीर, ये सब थे। तो उस वक्त में जो ब्रिटिश थे वो क्या किए, वो मुग़ल्स के राजाओं का परमिशन थोड़ा बहुत लेके, और जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनको भी परमिशन लिया। ऐसा बोला कि भारत में हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ जो है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के लोगों को नौकरी देंगे, उनको रोज़गार देंगे। ऐसा प्लानिंग करके उन्होंने भारत में सूरत में सबसे पहले उन्होंने किया, जिसका कैप्टन वहाँ पे था लीडरशिप में विलियम हॉकिंस। ओके, सबसे पहला सूरत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड द अपोजिशन ऑफ द पोर्तुगीज दे वेर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश द ट्रेड देयर, बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर। मैंने अभी बोला था आपको, मुगल एम्परर उस वक्त में थे, तो पोर्तुगीज़ ऑलरेडी पहले से थे। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ में थोड़ा छेड़खानी हो गई, हम बिजनेस करेंगे, तो इसमें ब्रिटिश का जीत हुआ, पोर्तुगीज़ हार गए। तो ब्रिटिश ने फाइनली क्या किया, मुग़ल एम्पायर जो थे वहाँ से उन्होंने उनका परमिशन ले लिया। ये जो मैप देखिए यूरोपियन कॉलोनीज़ का है, कितना स्प्रेड हुआ है देखिए। जहांगीर एंड थस, तो ब्रिटिश मुग़ल एम्पायर जहांगीर एंड थस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोथी इन सूरत in 1613 AD.
Initially, the company established its trade center in सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। तो एक ब्रांच से कई सारे ब्रांच उन्होंने क्रिएट किया, जो कि जहांगीर के परमिशन से ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में खोला था 1613 लगभग इस साल में। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन, द कंपनी सेंस danger to extend and hence moved towards the south and east direction, where they set up their centers in the Machilipatnam in Andhra Pradesh, St. George in Chennai and the Fort William in Kolkata. Mumbai became their headquarters in 1687 AD। तो उस वक्त सूरत में मराठा पावर भी था शिवाजी महाराज का, तो उन्होंने भी अपोज किया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से धीरे हट के उन्होंने, अब उनका मोटिव था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मोटिव था कि पूरे भारत में वो ब्रिटिश का ही सरकार चलाए और पूरे इंडियंस को कंट्रोल करे। तो ये बेस पे ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था, जो कि सक्सेस भी हुए वो। तो बहुत सारे साउथ साइड में मछलीपट्टनम, चेन्नई में निकल गए वो, सेंट जॉर्ज में, कोलकाता चले गए, विलियम फोर्ट विलियम में कब्जा किया, वहाँ पे उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी खोल दिया। मुंबई में भी गए हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र की तरफ। तो ऐसा बहुत सारी जगह में उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड कर दिया। अभी देखिए नेक्स्ट, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर द ट्रेड 1668 AD एंड एवेंचुअली सेट अप देयर ट्रेड सेंटर इन द माहे, कराईकल एंड पौडीचेरी विच इज पांडिचेरी एंड चंद्रनगर एंड द मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दूसरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गया, फ्रेंच वाले। तो उन्होंने भी 1668 को एस्टेब्लिश किया अपनी कंपनी और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। इन द 18th century द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वेयर constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering the more territories between the 1746 and the 1763। तो इस वक्त में जब ये दौरान, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका था भारत में हर जगहों पे, तो ये दोनों में इन्होंने क्या किया, अपना रूल जो है वो पूरा फैलाने लगा, पूरे वर्ल्ड में भी फैलाने लगा। उनका जो एस्टेब्लिशमेंट देयर रूल्स, मतलब जो भी उनका रूल रेगुलेशन था वो सारे स्प्रेड करने लगे और बहुत सारे टेरिटोरीज़ को उन्होंने कब्जा भी कर लिया। सन 1700 यानी 1746 से 1763 के दौरान देयर वर द 3 कर्नाटका वॉर्स बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ पे 3 कर्नाटका वॉर हुआ था जो ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट। तो वहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया था। थस द मेकिंग ईजी दैट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थस द एंड ऑफ द बैटल फॉर द पावर ऑफ द पोर्तुगीज वेर लेफ्ट with the Diu, Daman, Goa, while the French had their trade centers in Chandigarh, Mahe, Karaikal and the Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever। तो इसका मतलब ये है कि जब कर्नाटका वॉर 3 हुआ तो थर्ड कर्नाटका वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा कब्जा कर लिया और वो उसके जितने भी उसने जहाँ जहाँ पे कंपनी का स्प्रेड किया था वो सारे जगहों पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया और अपने रूल्स को वहाँ पे थोप दिया। अभी बैटल ऑफ प्लासी देखिए। सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर द बंगाल ड्यू टू हिज impulsive nature. He had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata, no pretext of security reason, without taking the permission of the Nawab. But Nawab Sirajuddaulah destroyed the fortress. When this news reached Madras, Chennai, and a small army of the company led by the Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata trade center। तो सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के उस वक्त में। तो वहाँ पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी खोला तो वो उस नवाब यानी सिराजुद्दौला का परमिशन उन्होंने बंगाल पे नहीं लिया था, बिना परमिशन का उन्होंने खोल दिया। तो ये थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसका अपोज किया।
और उनके विरुद्ध किया, उनको बहुत सारे मैसेजेस भेजे कि आप मेरे परमिशन के बिना आप कंपनी खोल नहीं सकते, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं लगा, तो वो भी उनको अपोज़ किए, क्योंकि उनको किसकी परमिशन नहीं थी, वो खुद वहाँ पे गवर्नर सोच रहे थे। तो उन्होंने ये बात जब दूसरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रांचेस वहाँ पे पहुँचे, तो वो सब कलकत्ता पहुँच गए और कलकत्ता ट्रेड सेंटर को उन्होंने बचाने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी, सो द रॉबर्ट क्लेव रिसॉर्ट टू treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and the Seth Amchan were coaxed to join on the pretense that the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared at a ground near the village named the Plassey. तो इसका मतलब ये है, रॉबर्ट क्लेव जो थे उस वक्त, जो कि मैन इंचार्ज में थे, तो उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जो ख़ास चीफ थे मीर जाफ़र और एक सैद अमीचंद, तो इन दोनों को अपने हाथ में, यानी उनको थोड़ा प्रलोभन दिखा के, उनको घूस दे के उनको अपने अंडर में कर लिया। उनको ये बोला कि अगर आप ब्रिटिश का साथ देते हो तो हम सिराजुद्दौला को हटा के आपको नवाब, मीर जाफ़र को बोले कि आपको नवाब बनाएंगे। तो ये प्रलोभन दिखा के उन्होंने आखिर में एक फाइट हुआ था, बैटल हुआ था, जो कि प्लासी नाम का था, जगह विलेज था वहाँ पे। देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन द 23 जून 1757 AD. द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम द मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, द मीर जाफ़र लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। ओके, ड्यू टू, तो वो प्लान से क्या हुआ, वो प्लान ब्रिटिश का ही था। देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा तो कहावत सुना होगा आपने। तो ये मीर जाफ़र ने थोड़ा गेम खेला सिराजुद्दौला को डिफीट करने के लिए, तो वैसे ही हुआ। ड्यू टू द रॉबर्ट क्लेव्स ट्रेचरी, रॉबर्ट क्लेव्स का जो प्लानिंग था उसके वजह से ऐसा हुआ। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ ऑफ द डे। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट द फ्री होल्ड ओवर द 24 परगनास। मीर जाफ़र was made the Nawab of Bengal. Thus the foundation of the company's rule in India led with the Battle of Plassey in 1757। तो मीर जाफ़र को बैठाया गया और जो कंपनी का रूल था वो भी चलने लगा भारत में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिश मेड द मीर जाफ़र द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर different pretexts tried to extract the plenty of wealth from him. Due to their greed to gain more power, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made the Mir Qasim the Nawab of Bengal। देखिए, एक राजा फिर उसका दूसरा कोई अगर खास निकलता है तो उसको प्रलोभन दिखा के, जो ब्रिटिश का चाल था, मीर जाफ़र को बैठा दिया। फिर मीर कासिम जो था, तो फिर मीर कासिम को प्रलोभन दिखा के मीर जाफ़र को मारने का प्लान उन्होंने किया था। ठीक है, मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफ़र एंड द मेड द मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम प्रूव्ड टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफ़र एंड थस बिकेम ए ट्रीट फॉर द कंपनी। हैंस द मीर कासिम वॉज रिमूव्ड and the Mir Jafar was again made the Nawab. The Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh, so all three of them decided to join hands and fight the company brutality and thus declared a war। तो मीर कासिम, मीर जाफ़र और शाह आलम, ये तीनों जो राजा थे,
इनके साथ ब्रिटिश ने गेम खेला। तो इन तीनों ने जब एकजुट हो गए, मिले और इन लोगों ने प्लान किया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा देंगे बंगाल से। तो ये जब तीनों ने डिसाइड किया तो इन्होंने एक वार डिसाइड किया जो बक्सर नाम का एक जगह पे था। तो एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 2 अक्टूबर 1764 इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। इसमें यूनाइटेड आर्मी का लॉस्ट हुआ। थस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो वहाँ पे जब ब्रिटिश का जीत हुआ तो उन्होंने एक दीवानी राइट वहाँ पे लगा दी, क्योंकि वो गवर्नर थे उस वक्त में जनरल वारन हेस्टिंग्स। देख रहे हैं इसका पिक्चर। तो इन्होंने जब बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया तो उस वक्त में क्या हुआ, इन्होंने एक राइट थोप दिया, यानी एक जो लॉ होता है जिसका नाम था दीवानी राइट, जो कि एक राइट मतलब कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन होता है लैंड के ऊपर या फिर अपना क्रॉप्स के ऊपर, कल्टिवेटेड क्रॉप्स के ऊपर। तो वो वहाँ पे उन्होंने थोप दिया। अभी देखिए एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड regulating act in 1773 AD according to which the governor of Bengal was made the governor general. All the trade of the political activities for the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras governor and his councillor were brought under him. Thus the Warren Hastings became the first governor general of India during his tenure, and the first Maratha war and the second Mysore war with the Hyder Ali of the Mysore was waged. तो ये जब गवर्नर बन गए और इन्होंने जब बहुत सारे रूल थोप दिया तो 2 वार हुआ था, एक मराठा वार, दूसरा था मैसूर वार। तो मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, जो टीपू सुल्तान, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप, उनके पिताजी थे, उनके साथ भी हुआ था। ये गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स का दौरान फाइट हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो टैक्सेस का वार जो राइट थोप दिया था, वो दीवानी राइट, उसके वजह से वो सारे परेशान थे। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड द फेस बोथ ऑफ द पावर्स एंड सिमिलरिटीज। कॉर्नवेल्स took over the governor general after the Warren Hastings during the tenure of the Cornwallis. The third Mysore war took place with Tipu Sultan, famous known as the Tiger of Mysore. The company had to join hands with the Maratha and the Nizams to defeat the Sultan, Tipu Sultan. The Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. तो यहाँ पे कॉर्नवेल दूसरा गवर्नर बना। जब उसने क्या किया, थर्ड मैसूर वॉर, उस वक्त मैसूर का जो राजा थे हैदर अली, वो कंटिन्यूसली वॉर कर ही रहे थे, अगेंस्ट थे ही ब्रिटिश के बारे में, ताकि वो हमारे देश में आके हमें ही रूल दिखाएं, हमारे ऊपर ही टैक्सेस थोपे। तो इसके बेस पे वो जब वॉर कंटिन्यूस था तो उनका डेथ के बाद टीपू सुल्तान राजा बने। टीपू सुल्तान ने भी थर्ड मैसूर वॉर जो उन्होंने अटेंड किया, उस वक्त मराठा और निज़ाम्स जो उस वक्त अलग अलग थे, जो राज करते थे, उन लोगों को ब्रिटिश ने अपने प्रलोभन दिखा के कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में फाइट किया, ठीक है। और वहाँ आफ्टर द कॉर्नवेल्स सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल। सर जॉन शोर कॉर्नवेल्स के बाद फिर जॉन शोर बने गवर्नर, अभी ये 3rd नंबर गवर्नर हैं। ड्यू टू द सम rigid politics adopted by him, the East India Company fame declined and the Marathas became stronger. उनका कुछ रूल ऐसा था कि जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा डाउन होता गया, और जो मराठा रूल्स थे जो शिवाजी महाराज का था वो स्ट्रॉन्ग होता गया इंडिया में। सो गवर्नर जनरल वेलिंगस्ली हु केम आफ्टर द जॉन शोर got the responsibility for making the company supreme in India. For this, the Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The conditions of the system and the states adopted under these are follows. तो देखिए नेक्स्ट गवर्नर जब आया तो वो जब देखा कि डिक्लाइन मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे कम हो जाना, खात्मा हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जब धीरे धीरे ख़त्म होता गया तो दूसरे गवर्नर जब आए, वेल्सली उनका नाम है, गवर्नर जनरल वेल्सली, तो वो जब आए उन्होंने एक दूसरा रूल एक्ट बना के इंडियंस पे लगा दिया। वो क्या था, वो था सब्सिडरी
अलायंस सिस्टम। देखिए इसमें क्या है, द आर्मी ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल अटैक्स। तो वो जो आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विल प्रोवाइडेड द स्टेट एंड एक्सेप्ट द सिस्टम। उनको जहाँ भेजना था वहाँ पे उनको जाना पड़ता था आर्मी को, और वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ उनको, यानी बाहर और अंदर देश का दोनों तरफ उनको सेव करना था और अटैक भी कर सकते। दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल अटैक। अंदर बाहर दोनों तरफ अगर अटैक होते हैं वो आर्मी में, तो वो आर्मी वो उस जगह को पूरा सेव करे। दूसरा, इन रिटर्न्स, इसके बदले में द स्टेट accepting the system will provide for army or give away the provisions with the equivalent income to the British। इसके बदले में क्या, the state accepting the system will provide for the army। जो रिटर्न में क्या होता था, सोचिए वो आर्मी का जो भी इनकम होता था, यानी जो भी रेवेन्यू जो कलेक्ट होते थे, वो सारी जो इनकम होती थी ब्रिटिश का, वो आर्मी को, मतलब आर्मी को देना पड़ता था। ठीक है, आर्मी को, सॉरी, यानी ब्रिटिश सरकार जो भी इनकम वगैरह देता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ या फिर कुछ भी हुआ जो टैक्स के वजह से होता है, तो वो सारे जो ब्रिटिश कलेक्ट करता था वो आर्मी को एज ए सैलरी पेड करता था। ओके, एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे द प्रोविजंस विद द इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। या फिर अगर सोचो आर्मी ने कहीं से कुछ कलेक्शन किया, जैसा फोर्सफुली अगर एक एरिया में जाते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो वो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था उनको। ओके, इनकम एज ए इनकम देना पड़ता था। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बिना जो स्टेट है वो कोई भी वॉर या कोई भी एक जो हमारा जैसा कोई भी एक एग्रीमेंट होता है उसको साइन करना नहीं होता, यानी कंपनी का परमिशन के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकता स्टेट में। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। वहाँ पे एक ही रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मालूम है फ्रेंड्स आपको, डियर स्टूडेंट्स, जो कि एज ए मॉनिटर होता है क्लास में, तो वैसा ही देयर विल बी इंग्लिश, एक ही इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में रहता था असेंबली का। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन स्टेट, बाकी बाहर के कोई भी वो स्टेट में एम्प्लॉय नहीं हो सकते। वो जो रूल्स था वो किन किन स्टेट्स में था, देखिए नीचे, निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्कंदिया, भोसले और होलकर, ये सारे जगहों पे ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था यहाँ पे ही लागू था। ये देखिए वेल्सली एंड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये कैसा, ये एक पिक्चर है कि ये सारे नवाबों को मतलब बांध दिया जाता था रूल में, ऐसा कि वो मजबूर हो गए, वो कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। दिस सिस्टम वाज लाइक द स्वीट पॉइजन। बाय द इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम Wellesley annexed the many provisions and expanded the rule of East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept two subsidiary alliance system, which he refused. For the decline of alliance system, the company with support from the Nizam attack by the Mysore in 1797 during the fourth Mysore war. Tipu lost. तो यहाँ पे एक आखिरी मैसूर वॉर हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान अपना जान गंवाए थे, जो कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को फोर्स किया गया था उनको मानने के लिए, लेकिन वो थे मैसूर के टाइगर, उन्होंने मना कर दिया और एक फॉल्ट हुआ, फोर्थ मैसूर वॉर, उनमें डेथ हो गया था। आफ्टर द वेस्ली हेस्टिंग केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, ही वेक्ड ए वॉर विद द नेपाल एंड मेड द Gurkhas to join the army. Hastings fought a battle with the Pandhyara and took control over them with the Third Maratha War, and supremacy of the company was established. In
comparison to the earlier Governor General William Bentinck is known as the Liberal Governor General. Bentinck believed that the dissatisfaction in the different states due to the imperialist policy adopted by the provincial Governor General could be not bring about any unity. तो इससे ये पता चलता है कि बाकी जो भी मराठा के जो रूलर्स थे, राजा थे, ये ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रूल उन पे थोपा गया था, उनको फोर्स किया गया था, वो सारे कोई भी एक्सेप्ट नहीं थे, इससे कोई यूनिटी नहीं बनता था. सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स. डलहौसी केम टू इंडिया इन गवर्नर जनरल इन 1848. डलहौसी एक गवर्नर बने थे 1848 में. ये 5 या 6 नंबर के गवर्नर हैं. ही वॉज द फेरस इम्पेलिस्ट. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of company and British imperialism in India. Dalhousie policy देखें यहाँ पे, annexation by war पंजाब, पेगू और annexation due to the king dying without there, ये सारे जगह हैं. annexation यानी कब्जा कर लेना, और proxy of the segment अवध. annexation on the pretext of the debt collection निजाम वारड, ये सब जगह है. annexation to end of the नेमसेक रूल कर्नाटका और तंजौर, ये सारे जगहों पे ये जो डलहौसी का पॉलिसी था उसमें थोपा गया था. Besides being and the imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway line in India between the Mumbai to Thane 1853, wireless system between India and England, established of the public work department, English education etc. were all the introduced during his tenure. यानी ये जो डलहौसी था, इस समय में हमारा भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था और इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ था, पब्लिक वर्क बहुत सारे हुए थे. वेल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हिज टेन्योर. ही पास्ड लॉ टू बैन द चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट द विडो मैरिज. ओके, तो डलहौसी जब आए थे, इन्होंने बहुत सारे रूल भारत में चेंज किए थे. चाइल्ड मैरिज जो हमारे भारत में सबसे पहले से था, वो भी उन्होंने बैन किया था. विडो मैरिज भी एडवोकेट किया था उन्होंने, विधवाओं का रीमैरिज. ओके, और विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लेसी in 1757 the British rule and the empire both expanded, but in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian state, and this was manifested in the form of the first struggle in the independence in 1857 AD. 100 साल, विद इन द 100 years, 100 साल जो ब्रिटिश पैलेसी, बैटल ऑफ पैलेसी जो हुआ था 1757 में, ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपेंडेड, दोनों बहुत ही स्प्रेड हो चुके थे पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, इन दिस प्रोसेस पूरे भारत में एस्टेब्लिश उनका हो चुका था. दिस हैड द फेस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स. इससे क्या हुआ, 1857 तक जब हुआ था एक स्ट्रगल, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उससे पहले सारे भारत के स्टेट जो थे वो मतलब पूरा परेशान हो गए थे. ये डिससेटिस्फैक्शन मतलब आपको पता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से पूरे डिससेटिस्फैक्शन हो गए थे और पूरा मैनिपुलेट मतलब पूरा दिमागी तौर पे पूरे पागल हो गए थे, वो तकलीफ़ हो गया था उनको. ओके, तो 1857 एडी में जो है एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था, जो आपको शायद मंगल पांडे याद होगा, उनका पहला रोल था. ओके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी व्हेन वी एवल्यूट द 100 years ऑफ कंपनी, यानी ये कुल मिला के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल पूरे हो गया. वो पूरे 100 साल तक भारत में राज किया. वी रियलाइज दैट द इंडिया विच हैड एन वायबल position in the world in the previous countries became the merely a country that produced the raw materials for the England and the prospective market for the good products of the in factories. Bengal exported the cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin in 1708 to 1756, but after the dual power of policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. ओके, तो 1708 से 1756 तक बंगाल ने ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है, कॉटन, क्लॉथ, सिल्क
रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन, ये सारी चीज़ें यूरोप तक भेजते रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन देते रहे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक लेवल है बंगाल का कम होता गया। द डुअल पावर पॉलिसी विच इज़ द द्विमुखी शासन was the introduced for the first time in Bengal, whereby the power of the collecting revenue was with the British, while the responsibility of the people welfare was with the Nawab. Thus the British got the power without any responsibility, and the Nawab had the responsibility without any power. ओके, इसका मतलब ये है नवाब और उस वक्त का जो नवाब थे वो और ब्रिटिश जो सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये दोनों मिल गए थे। तो उन्होंने जो पॉलिसी, जो रेवेन्यू, जो टैक्स लगाया था लोगों पे बंगाल में, तो उससे क्या होता है, जब ब्रिटिश गॉट द पावर, ब्रिटिश को पावर मिला था लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन नवाब का जिम्मेदारी था लेकिन कोई पावर नहीं था। यानी आप समझ सकते हो ब्रिटिश कितना चालाक था और कैसा इस्तेमाल करता था जो बंगाल के नवाब को। दिस वॉज नॉन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रियून्ड बंगाल इकोनॉमिकली। ओके, तो ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, इसमें ब्रिटिश का पावर रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं रहता, लेकिन जो नवाब या फिर जो रूलर वहाँ पे रहता है उसकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कोई पावर नहीं रहता। यानी ब्रिटिश उसको अच्छी तरह नचा रहा था। तो इससे ये पता चलता है उस वक्त में इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की वजह से बंगाल का जो इकोनॉमिकल पावर बहुत ही डाउन हो गया 1756 के बाद। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्ट पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडिया पेसेंट्स अ डेप्टर। पेसेंट्स मतलब जो गरीब किसान होते, बहुत ही लो कंडीशन में आ गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज़। भारत के जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ बने थे उस वक्त, उसमें अनफेयर टैक्सेस लगाते गए। दे एडप्टेड द वेरियस deceitful practices for ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. The Indian artisans became poor and अनएम्प्लॉयड। तो इससे क्या हुआ, जब इकोनॉमिकल स्टेटस एक स्टेट का कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ पे लेबर, सारे ऑफिशियल वर्कर्स, लेबर्स, सब में चोट पहुँचती है। तो सबका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे डाउन होते जाता है। द कंपनी ट्रेड्स फोर्स्ड द वेवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग डिफाइंड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इन शॉर्ट ऑफ पीरियड। तो जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो एक एग्रीमेंट करे कि वो कम समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे, उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था। इफ़ द वेवर्स रिफ्यूज्ड ही वुड बी पनिश्ड बाय द बीइंग लास्ट और जेल्ड। तो अगर वो मना करते कि हम नहीं कर सकेंगे, हम प्रोडक्शन नहीं दे सकेंगे, तो वो जो कंपनी, जो बंगाल के जो लोकल वाले थे, ट्रेडर्स थे, उनको बंदी बनाया जाता था और पनिश भी किया जाता था। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडिया विलेजेस वेयर सेल्फ रिलायंट एंड द प्रेशियस prosperous, but under the company rule they become the dependent and poor. पहले जो कंपनियां थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, अराइवल ऑफ कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी आने से पहले जो गांव थे भारत के बहुत सारे, उस वक्त में वो बहुत ही हरे भरे थे और वो अपने इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया और अपना रूल इम्पोज किया यानी थोप दिया, उसके बाद से वो जो विलेजर्स थे वो दिन ब दिन गरीब होते गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन द मुंबई एंड थाने and the steamer service between India and the England was started and developed of the ports in Mumbai, Madras, Chennai and Kolkata also took place. तो जब पहला रेल स्टार्ट हो गया, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसके बाद से चेन्नई, मद्रास, मुंबई, ये हर जगहों पे उनका धीरे धीरे बिजनेस भी स्टार्ट उन्होंने किया और रेल के ज़रिए बहुत सारे हैवी गुड्स भी उन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर दिया। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ देखिए कंपनी रूल का। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम
of speech and the thought developed among the people due to the development of newspaper. In the Indian society, certain wrong social customs, rites and the rituals were prevalent during this time, like the sati system, female infanticides, child marriage, etc. Raja Ram Mohan Roy, then the Durgaram Mehta, Berhamji, Malwari, etc., were the stalwart whose role was instrumental in the getting the law passed with the help of the Britishers. Okay, as the administrative framework in India was analyzed, there was a demand for the people with the knowledge of English. English education began to be impacted in India due to the Lord Macaulay's endeavors as the recommended by the Charles Wood. Universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. सोशल इम्पैक्ट ये हुआ कि सती प्रथा वगैरह सब बंद हुआ, चाइल्ड मैरिज बंद हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स बंद हुआ, ये एक बेनिफिट हुआ था। और इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गया भारत के हर तरफ में, और बहुत सारे कॉलेजेस एकेडमीज बने। चार्ल्स वुड के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ बने जो कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता में बने थे। अ होल क्लास ऑफ द पीपल विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप बिकॉज of the English education. With the passage of time, this group met the demand for the social reformers and gave the monument to the process of reform. तो ये उस वक्त में ये एजुकेशन के बल पे ही इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी ब्रिटिश के खिलाफ। अभी लास्ट ये देखिए टॉपिक का कंक्लूजन यानी सारांश क्या है। इस थर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया बीइंग एलुरेड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ों के लिए ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था ताकि अपना पूरा राज हर तरफ फैला सके और इंडियंस को अपने अंडर में काम करवा सके। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड सर्टन गुड्स एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल फील्ड्स। कंपनी रूल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बहुत ही ख़राब अनुभव था भारत के लिए, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चरल फील्ड में। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्पेरियस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड द रिफॉर्मर्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। वो ऐसा रूल इम्पोज करते थे, ऐसा रूल थोपते थे कि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्रिटिश सरकार का पावर है लेकिन उसमें ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो रूलर्स थे वो ज़िम्मेदार थे लेकिन उनमें पावर नहीं था। तो इस तरीके का रूल्स वो जानबूझ के क्रिएट करते थे और इंडियन को और इंडियन विलेजेस को पूरा अपने अंडर में कब्जा किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था 9th स्टैंडर्ड का पहला लेसन का जो ब्रिटिश का रूल कैसा भारत में स्प्रेड हुआ था। सो आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल